नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा, निशाने पर केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल। विपक्षी आम आदमी पार्टी का हंगामा, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा आपदा सरकार के 10 साल में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। विश्व वन्यजीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर गिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभ्यारण्य के बाहर बाघों के संरक्षण और घड़ियालों के संरक्षण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की। जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण की दोहराई प्रतिबद्धता। भतीजे आकाश आनंद पर बुआ का बड़ा एक्शन, बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से निकाला। कहा आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से किया गया निष्कासित। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी। बीसीसीआई और पूर्व खिलाड़ियों ने भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने किया किनारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मंगलवार को होंगे आमने सामने। दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। 2023 वनडे विश्व कप में हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी की। जूनागढ़ जिले के न्यू पिपलिया में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्यजीवों के चिकित्सकीय निदान एवं रोग से बचाव के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। वहीं पहली बार देश की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की अनुमानित संख्या जारी की गई, जो कि 6327 है। विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेरों का घर माने जाने वाले गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी पर निकले। पहले गुजरात के सीएम और अब देश के पीएम के तौर पर यहां से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। एशियाई शेरों की संख्या बढ़े, इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में ठोस प्रयास किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। पीएम ने एशियाई शेरों के पर्यावास को संरक्षित करने में जनजातीय समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका को विशेष रूप से सराहा। प्रकृति प्रेमियों को पीएम गिर राष्ट्रीय उद्यान आकर यहाँ के अलग एहसास का हिस्सा बनने का निमंत्रण देते रहे हैं। पीएम ने सासण में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। पीएम ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला रखी। साथ ही 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी एक रिपोर्ट भी जारी की। बाद में पीएम ने सासणगिर में पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। पीएम से मिलकर इनकी खुशी देखते ही बन रही थी। हम शेरों के साथ तो काम करते हैं, आज हमने देश के शेर के साथ बात की, ऐसी फीलिंग हुई। शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सर ने उसके बाद हम सबको इतना फ्री कर दिया कि बात जैसे घर के किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो, वैसी फीलिंग आई हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने पीएम सर के साथ इतने क्लोजली बात की। वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में बीते एक दशक में बड़े कदम उठाए गए हैं। इसको लेकर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले दशक में बाघों, तेंदुओं, गैंडों की आबादी में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि हम वन्य जीवन को कितनी गहराई से महत्व देते हैं और जानवरों के लिए सतत पर्यावास के लिए काम कर रहे हैं।
तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहा, जब कैग रिपोर्ट पर हो रही चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष केजरीवाल पर जमकर बरसा तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषकर मोहल्ला क्लिनिक पर कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद आप विधायकों के पास कहने को कुछ नहीं है तो सत्ताधारी बीजेपी पिछली सरकार की नाकामियों की बखिया उधेड़ती नजर आई। इसके साथ ही नई सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए आम जनता से सुझाव भी मांगे हैं। करप्शन पर सवाल, विधानसभा में बवाल, कैग रिपोर्ट पर चर्चा, सत्ता पक्ष केजरीवाल पर बरसा। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा में भाजपा विधायक कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या रख रहे थे, तभी किसी आप विधायक ने टोका, जिस पर भाजपा विधायक कुलवंत राणा भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ। बाद में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी चेयर से खड़ा होना पड़ा। दोनों विधायकों से बैठने की अपील की। आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बीच सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर बाद सदन में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कैग पर चर्चा के दौरान कहा कि अस्पताल में 21% कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल और सीएमओ की कमी है। तमाम और विधायकों ने भी इस मामले में केजरीवाल सरकार को घेरा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। तुम्हारी ही सरकार थी ना जो रेलवे के उसमें ऑक्सीजन के गैस पड़ा हुआ था, आपने गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराई, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोपों को खारिज किया। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट ने केजरीवाल के तमाम दावों को तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों में तो मरीज भी नकली, टेस्ट भी नकली, दवाई भी नकली थी, लेकिन पेमेंट असली हुई। देखिए, मुझे बहुत खुशी है सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है। आखिर कहीं तो हो सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे से आईफोन खरीद लिए, तब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली के सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसमें केजरीवाल सरकार के दौरान गंभीर कुप्रबंधन और वित्तीय लापरवाही का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की खस्ता हालत है और मरीजों को डॉक्टर 1 मिनट समय देते हैं। कई क्लिनिकों में जरूरी उपकरण नहीं है तो कई क्लिनिक महीनों तक बंद रहे। क्लिनिकों में दवाइयों की कमी मिली तो ये भी पता चला कि 10 साल में केवल 53% मोहल्ला क्लिनिक बने। यही नहीं, कोविड प्रबंधन में गंभीर खामियां मिली और पता चला कि कोविड के समय बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिलहाल 2 सीएजी रिपोर्ट पर केजरीवाल और उनकी पार्टी घिर गई है और अब अगले सत्र में सीएजी की और रिपोर्ट्स आएंगी, तब और घमासान मचेगा। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 की अपेक्षाओं और सुझाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बजट दिल्ली का बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग महिला संगठनों को 5 मार्च को बुलाया है और 6 मार्च को व्यापारी वर्ग को बुलाया गया है। इस बार दिल्ली का बजट आम जनता का बजट होगा।
दिल्ली विधानसभा में आज भाजपा के सभी विधायक NM48 का बिल्ला लगाकर पहुंचे। क्या है ये NM48? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक संजय गोयल और डॉक्टर अनिल गोयल से। हमारे साथ भाजपा विधायक संजय गोयल जी हैं। आज ये बैच लगा के पहुंचे हैं NM48। सर, ये क्या है NM48? नरेंद्र मोदी 48 का मतलब है कि 48 सिपाही जो दिल्ली को विकसित करेंगे हम सब मिलकर। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो कि हमारी दिल्ली की मुख्य मंत्री हैं, और हम सब मिलकर सभी विधायक 48 जो हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को पूरा करेंगे। विकसित दिल्ली यानी कि यमुना की सफाई, यमुना की सुंदरता, पीने योग्य स्वच्छ जल, आपके सीवेज ओवरफ्लो बंद होना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होना, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होना, ये सभी जो हमने संकल्प लिए हैं, बहनों का सम्मान और आयुष्मान योजना को लागू करना, ये सभी संकल्प हम पूरा करेंगे और सब मिलकर दिल्ली को अगले 5 वर्ष के अंदर विकसित करेंगे। ये NM48 मतलब नरेंद्र मोदी के 48 MLA जो भाजपा के चुनकर आए हैं, ये वो बिल्ला हमारा ये शो करता है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले 48 विधायक दिल्ली में जो चुनकर आए हैं, इसलिए ये NM48 लगाया गया। और वो एक विकसित दिल्ली का सपना ये NM48 ने लिया है और इसे संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। सर, विकसित दिल्ली बनाने के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? हम लोग काम शुरू कर दिए विकसित दिल्ली के लिए। आप देखिए सारे जल भराव, नई ड्रेनेज है ठीक होने लगा, सड़कें नई बननी शुरू हो गई। इसके अलावा जो घोटाले हैं वो खुलने लगे और उन पर फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए अभी जैसे स्वास्थ्य में था तो हमारे अध्यक्ष जी ने आज रूलिंग दिया कि 1 महीने में स्वास्थ्य विभाग उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देगा। कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सिपाही तैयार हैं विकसित दिल्ली के लिए। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, गोवा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक सहित गृह मंत्रालय और गोवा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT भुवनेश्वर के निदेशक प्रोफेसर श्रीपाद करमलकर से सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन कार्बाइड वेफर पर शोध और अन्य परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। अश्विनी वैष्णव ने X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि IIT भुवनेश्वर पावर सेमीकंडक्टर विकसित करने के केंद्र के रूप में उभर रहा है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने महाराष्ट्र में एक बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि अमेजॉन वेब सर्विस महाराष्ट्र में 8.2 बिलियन का निवेश करने का निर्णय ले चुकी है। इस निवेश से महाराष्ट्र में विकास को एक नई गति मिलेगी। अमेजॉन वेब सर्विसेज की टीम मिली, वो उन्होंने करीब भारत में $8.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय जो लिया है वो शेयर किया। ये इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में होगा। एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है बल्कि असमानता को ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए अध्ययन में किया है। उन्होंने पाया कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां कम होती गरीबी की रफ्तार सबसे तेज है। इंडिया में वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन कहा जाती है और वर्ल्ड बैंक की PPP की लाइन जो है उसके मुताबिक 1% के नीचे है। तो
उससे उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि गरीबी हट गई है। और दूसरी बात कि अगर आप 2011 से देखें, क्योंकि पिछला सर्वे 2011 में था, फिर 2022 फिर 2023 में, तो उसके मुताबिक वो तब कोई 14% था, 13%, अब 1% के नीचे है। और हमने एक दूसरी लाइन भी की थी, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा, उससे कोई 60% हायर लाइन, तो उसके मुताबिक भी 2011 में कोई 55% गरीबी थी, अब वो कोई 15% हो गई। तो अगर इसकी गरीबी हटने की रफ्तार जो देखें तो वो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में पिछले 13-14 सालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। ये वेबिनार एमएसएमई, विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन और विनियामक, निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित की जा रही हैं। इस मौके पर वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। ये चर्चाएं बजट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के क्रियान्वयन, निवेश, सुविधा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर केंद्रित होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि भाजपा चुनाव आयोग के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में अन्य राज्यों के मतदाताओं को शामिल कर रही है। एक ही एपिक नंबर वाले कई मतदाताओं से जुड़े ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि समान मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या का मतलब डुप्लीकेट या फर्जी मतदाता नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया कि एक मतदाता केवल अपने वोटर आईडी में उल्लेखित मतदान केंद्र में ही मतदान कर सकता है, जो कि एपिक संख्या समान होने पर भी अलग होगा। चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता खोने के डर का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को पाखंड बताया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ही अवैध प्रवासियों और दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों से आए अपने समर्थकों को मतदाता सूची में शामिल करके मतदाता सूची से छेड़छाड़ करती आई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व ऑडियो एवं विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की पृष्ठभूमि में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत ट्रेलर निर्माण कार्यशाला का आयोजन बेंगलुरु के जैन कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी यशवंत शहनाई, फिक्की के सहायक निदेशक सुनील कुमार सहित कई लोग शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के उन पूर्व छात्रों से मुलाकात की जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के तहत अपने संस्थान और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन अपने संस्थान के साथ अब भी उनका भावनात्मक लगाव है। इन पूर्व छात्रों ने राष्ट्रपति के समक्ष विकसित भारत पर अपने विचार भी साझा किए। जिस तरह से ट्रेन चल दी है, जो मोदी जी ने पुश करके आगे ट्रेन जो चला दी है, विकसित भारत दूर नहीं है। आई नो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, हो सकता है। ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो यूथ निकल रहा है वो बेटर एजुकेटेड है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो प्राउड है और अचीवमेंट तो वो करेंगे ही। जो नए बच्चे हैं, आप देखिएगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके निकलेंगे और वो देश में नहीं पूरी दुनिया में छा जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे व्हेन इंडिया बिकम्स अ डेवलप्ड नेशन।
हम अपना हार्डवेयर इंडिया में नहीं बनाएंगे तो 5 या 6 साल में हमारा इंपोर्ट बिल जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का ऑयल से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे लिए नेसेसिटी है कि हम कंपोनेंट्स बनाएं और उसको बनाने के लिए हमको प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए डिज़ाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज़ करते रहें तो फिर वो कभी मोमेंटम नहीं होगा। तो इसलिए हमको इंडिया डिज़ाइन प्रोडक्ट्स करने हैं। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच और बीएसई के 2 अधिकारियों ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट सेबी के पूर्व प्रमुख व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर 4 मार्च को सुनवाई करेगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने एसीबी को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोप में सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच व अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध को गैर जरूरी बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नीतिगत तौर पर विद्यार्थियों को स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, बल्कि इसके नियमन और निगरानी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि स्मार्टफोन के नियंत्रित इस्तेमाल के अपने फायदे हैं। इसका इस्तेमाल माता पिता और बच्चों के बीच समन्वय और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने अपनी ओर से सुझाव भी दिए हैं। क्लास के दौरान स्टूडेंट्स अपने मोबाइल एक सुरक्षित जगह पर जमा कर दें। क्लास के भीतर या स्कूल बस में फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति ना हो। मोबाइल फ़ोन का जिम्मेदारी से इस्तेमाल स्कूलों में ही सिखाया जाए। स्टूडेंट को बताया जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया पर समय बिताने के क्या नुकसान हो सकते हैं। स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने और निगरानी करने की नीति माता पिता, शिक्षकों और विशेषज्ञों के परामर्श से बनाई जानी चाहिए। स्कूलों को अपनी खास परिस्थितियों के मुताबिक नीतियों को लागू करने का अधिकार होना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों का फ़ोन जब्त किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में वृद्धि के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी अधिकार प्राप्त समिति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रमुख रूप से महत्व दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इस सिलसिले में अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि में कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें पेश की गई हैं, ताकि वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। रिपोर्ट में एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा डीपीएसयू और डीआरडीओ के प्रयासों को पूरक बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। रक्षा मंत्री ने समिति के कार्यों की सराहना की है और निर्देश दिया है कि सिफारिशों का समयबद्ध तरीके से पालन किया जाए। देश का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली दूरदर्शी नीतियों के चलते एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस परिवर्तन का मुख्य आधार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई है, जो औद्योगिक विकास, दक्षता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली सरकार की प्रमुख पहल है। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने के उद्देश्य से 2025-26 के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए बजट आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष के 5,777 करोड़ रुपए की तुलना में 2025-26 में बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का बजट 346.87 करोड़ से बढ़कर 2,818.85 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कपड़ा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला है, जिसमें आवंटन 45 करोड़ से बढ़कर 1,148 करोड़ रुपए हो गया है। अगस्त 2024 तक इस योजना के तहत निवेश 1.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और अगले वर्ष में इसके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। इसने 12.5 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन और 9.5 लाख नौकरियों के सृजन में योगदान दिया है। जल्द ही रोजगार सृजन का आंकड़ा 12 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी और निवेश के अवसरों पर एक रोड शो आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। गुजरात एक मॉडल है। पूरे देश में आप देखे होंगे कि गुजरात की विकास की चर्चा पूरे देश में होता है।
और अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे उद्योगपति हैं यहाँ। आज रोड शो का उद्देश्य है कि सबको इनवाइट करना कि आइए कोल इंडिया में अपना बिजनेस करिए, राष्ट्र हित में, राष्ट्र को देखते हुए। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है व्यापार करने। कोयला मंत्रालय के अपर सचिव रुपिंदर बरार ने बताया कि कोयला खदान नीलामी भारत के कोयला भंडार की वास्तविक क्षमता को उजागर करने में अहम भूमिका निभा रही है कि इस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बिकॉज हाल ही में भी जो 11th ट्रांच लॉन्च हुई थी कमर्शियल कोल माइनिंग की, उसमें भी 50% से ज़्यादा जो बिड देने वाले थे वो फर्स्ट टाइमर थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार रहने के कारण उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। आकाश को अपनी गलती मानकर अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आकाश द्वारा लंबी लंबी प्रतिक्रिया दी जा रही है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी हैं। इससे बचने की सलाह मैं पार्टी के सभी लोगों को देना चाहती हूँ। आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने से एक दिन पहले लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय बैठक में मायावती की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी हित के लिए आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। मायावती ने इस बयान में कहा था कि इस कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि उनके ससुर जिम्मेदार है। प्रयागराज में आयोजित आस्था, आध्यात्म और एकता का महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है। 45 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया। महाकुंभ में रिकॉर्ड 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। आस्था के इस उत्सव में करोड़ों भक्त शामिल हुए। ऐसे में स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सफाई कर्मचारियों और राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण महाकुंभ 2025 ने गंगा सफाई अभियान और सामूहिक सफाई पहल में गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड स्थापित किया। रिकॉर्ड तोड़ 329 स्थानों पर 19,000 व्यक्तियों ने सामूहिक सफाई और पर्यावरण प्रयासों में नए मानक स्थापित किए। महाकुंभ की सफलता और सफाई कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशंसा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2025 से सभी सफाई कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया। वहीं 10,000 रुपये की अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा की। इतिहास में सबसे बड़े मानव समागमों में से एक की मेजबानी करने के बाद महाकुंभ स्थल की सफाई के लिए असाधारण प्रयास की आवश्यकता थी। इसे समझते हुए राज्य सरकार ने तेजी से एक व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया। कुंभ मेला क्षेत्र को उसकी मूल शुद्धता में बहाल करने के लिए एक विशेष 15 दिवसीय सफाई अभियान शुरू किया गया। सफाई अभियान जारी रहने के साथ प्रशासन और पर्यावरणविदों ने लोगों से इन पवित्र जल की पवित्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताने का आग्रह किया है। महाकुंभ मेले के सफल समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ को जिसने जैसे देखा उसे वो उसी रूप में दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा का आयोजन बताया। वहीं द रॉयटर्स ने इसे डिजिटल कुंभ माना, जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल किया गया। महाकुंभ को जिस रूप में देखा उसको वही दर्शन वहां हुए भी, और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहां सामग्री भी मिली। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। राइटर्स ने लिखा यह डिजिटल कुंभ था जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। हमने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी जारी किया था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय
3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जयपुर में शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में सिटीज 2.0 के तहत 18 शहरों के साथ MOU साइन किए गए। इन 18 शहरों में राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत देश के सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच वेस्ट मैनेजमेंट पर इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें न केवल इंटरनेशनल लेवल के शहरों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, बल्कि अपने देश के भीतर भी ऐसे जो शहर हैं पहले से स्वच्छता अभियान में जिनको हमने सुपर स्वच्छ लीग कहा है, उन शहरों को एक एक और शहर को अडॉप्ट करके एक कंपटीशन का प्रारंभ ये हमने किया है। स्वच्छ भारत मिशन में देश भर के शहरी और ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का ये जो काम है। उत्तर प्रदेश के संभल के दीपा सराय मोहल्ला में पुलिस चौकी के निर्माण के लिए नींव की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। 1000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में नींव की खुदाई के साथ जल्द ही चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस चौकी का निर्माण सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में अपराधियों पर निगरानी और रोकथाम के लिए चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल का दीपा सराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पेशे और अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं, जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर बन रही है। आज पैमाइश के पश्चात इसकी नींव की खुदाई की जा रही है। शीघ्र ही चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण करा जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट की कुल राशि करीब 3,16,895 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। बिहार विधानसभा में 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। बिहार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर जोर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित। महिलाओं के लिए पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा। बेगूसराय में खोला जाएगा कैंसर अस्पताल। कैंसर पीड़ितों को मिलेगा बेहतर इलाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एनडीए सरकार ने बजट में किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी की। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। बिहार सरकार ने बजट में इस बार महिलाओं का खास ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास और नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके संकल्प की तारीफ की।
तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। बिहार में ज़्यादातर हमारी जो योजना है गांव और गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए योजना बनाई होगी। उसको जब मूर्त रूप देंगे तो बिहार और तरक्की पर जाएगा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट की आलोचना की। बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2025-26 के बजट में युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए भी तय किए गए हैं। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में सामाजिक कल्याण, ढांचागत संरचना और पर्यटन विकास पर जोर देते हुए राजस्व संग्रहण बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर फोकस किया गया है। इधर सदन में पिछले दिनों पेश कैग की रिपोर्ट पर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है और आरोप प्रत्यारोप तेज है। सीएजी रिपोर्ट से राजनीतिक भूचाल, अनियमितताओं पर उठे सवाल। सीएजी रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों को लेकर बड़ा खुलासा। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32% ही खर्च। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ बजट सामाजिक कल्याण, ढांचागत संरचना और पर्यटन विकास पर फोकस, राजस्व बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर जोर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही आर्थिक सेहत भी सुधर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा। इधर सदन में पिछले दिनों पेश सीएजी की रिपोर्ट के बाद सत्ता के गलियारों में घमासान मचा है। कोरोना काल में केंद्र द्वारा भेजी गई राशि को खर्च कर पाने में फिसड्डी साबित होने पर हेमंत सरकार भाजपा के निशाने पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस रिपोर्ट से हेमंत सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और लूट की पोल खुली है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उधर भाजपा विधायक चंपई सोरेन और सीपी सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार का असंवेदनशील चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, और विश्वास विभाग के अटैच है, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट कराने वाली सरकार। इतना ही नहीं, सीपीआई एमएल ने भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि इसमें काफी सुधार की जरूरत है। झारखंड को आगे ले जाना है, लोगों की कल्याण करना है, तो स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जरूरत है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने राशि के कुप्रबंधन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। जब खर्च करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। उस समय तो कुछ जान बचाना था, पेन पेपर में होता हम ठीक कर नहीं पाएंगे, और फिर बोलेगा नहीं राशि का बंदरबाट हुआ। इन दिनों झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। सीएजी रिपोर्ट ने विपक्ष के तर्कश में एक और मुद्दा थमा दिया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में पेश बजट में सरकार ने जनता से किए वायदों को कितना पूरा किया, यह तो आकलन और विश्लेषण का विषय है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जो सीधी तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपना दूसरा और राज्य का 25वां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000
100 करोड़ का राज्य का दूसरा और 25वां ये बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा है। पिछला बजट साल 2024-25 में 1,47,446 करोड़ था। इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% डीए की घोषणा। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 20,000 रुपये करने का निर्णय। छत्तीसगढ़ में एनएसजी की तर्ज पर एसओजी, सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ का गठन। 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार गति थीम पर बजट पेश किया। गति मतलब जी का अर्थ गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जो आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था। अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि ये बजट भाषण का बजट है, ज्ञान और गति का दुर्गति प्रदान करने वाला बजट है। ये बजट सिर्फ उनका जो भाषण होता है वो भाषण था, और वो भी ऐसा भाषण जो ज्ञान और गति के बाद दुर्गति प्रदान करने वाला दिखता है। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। इस दिशा में ये बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। इस बार के बजट में राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। सरकार ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है, जिससे युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होगा। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। ऐसा लगता है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कम से कम कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजियां तो यही कहती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर रस्साकशी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अब पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। वीरप्पा मोइली का बयान आया कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, और इस बयान ने राज्य में सियासी हलचल फिर बढ़ा दी। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में अंदरूनी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर रस्साकशी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। राज्य में कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के दावे के बीच एक बार फिर से अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। पहले पार्टी के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा और फिर वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की ओर से डीके शिवकुमार को सीएम बनाने के संकेत सामने आए हैं। विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने रविवार को दावा किया था कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर तक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवगंगा ने जोर देकर कहा कि शिवकुमार इस साल दिसंबर से अगले 7.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, क्योंकि पार्टी यहां अगला विधानसभा चुनाव भी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग इसे लिख लीजिए कि इस दिसंबर तक ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको खून से भी लिख कर दे सकता हूं कि शिवकुमार
दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वहीं वीरप्पा मोइली ने एक कार्यक्रम में डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कहा कि शिव कुमार को सीएम पद सौंपने का फैसला पहले ही हो चुका है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मैं डीके शिव कुमार को बताना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है और पार्टी को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। यहाँ वहाँ बयानबाजी हो सकती है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। इन दोनों बयानों के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता इसे उनका व्यक्तिगत बयान बता रहे हैं। वहीं खुद डीके शिव कुमार भी इस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। Mr. Moily or anybody else did not say Mr. D.K. Shiv Kumar is going to be the CM today afternoon or tomorrow. They are saying one day he will be rewarded for his hard work. I was in a workers meeting. I went to give the pledge to all the booth workers, booth presidents, because I have to travel all over the state as a party president. So he has commented. I don't want to comment on those issues. कांग्रेस के नेता कुछ भी कह रहे हों, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को हवा दे रही है। Couple of other MLAs want D.K. Shiv Kumar as a chief minister. Though the power tussle within the ruling Congress party is getting bigger and bigger. पावर के लिए लड़ाई है, पॉलिटिक्स पर लड़ाई है, पर पीपल को भूल जाते हैं। और इसीलिए जो राजस्थान का टेम्पलेट था लड़ाई वाला, झगड़ा वाला, अब देखिए पूरे देश में जहां कांग्रेस बची हुई है, हिमाचल में वहां पर भी सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह चलते रहता है, कर्नाटका में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया चलते रहता है। इससे पहले डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि पर कोयम्बटूर में ईशा योग सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यक्रम में गए थे। इस पर भी कर्नाटक के नेता शिव कुमार के खिलाफ हैं और सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की आलोचना करने वालों के साथ डीके शिव कुमार मंच कैसे साझा कर सकते हैं। यानी एक ओर डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर उनके विरोधी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के किसानों को अब बिजली के स्थायी कनेक्शन केवल 5 रुपये में मिल सकेंगे। जी हां, इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की ये रिपोर्ट। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली का स्थायी कनेक्शन। मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू होगी योजना। अभी स्थायी कनेक्शन के लिए किसानों को देने पड़ते हैं 7500 रुपए। हर साल 10 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। 24 घंटे किसानों को मुहैया रहेगी बिजली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने के लिए प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। मध्य क्षेत्र में 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई। इसके पीछे भाव ये है कि किसान को स्थायी बिजली कनेक्शन मिले, उसकी बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से हो और उसके जीवन में फसल लेने के लिए कोई कष्ट ना आए। मध्य प्रदेश में अभी खेतों के लिए स्थायी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसानों को मोटी रकम देनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में खेती के लिए किसानों को स्थायी या अस्थायी कनेक्शन मिलता है। स्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को कम से कम 7500 रुपए देने पड़ते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ किसानों की ही सरकार है। किसानों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। किसानों को 2600 रुपए क्विंटल के बलबूते पर गेहूं खरीदने का प्रोत्साहन राशि देकर के उपार्जन की जो योजना प्रारंभ की और साथ ही साथ 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान खरीदने का भी जब निर्णय किया है। आने वाले समय में हमारे द्वारा सभी किसानों को धीरे धीरे करके स्थायी रूप से सोलर कनेक्शन के माध्यम से न केवल उनको बिजली की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी, बल्कि वो बिजली उत्पादक के नाते से अपनी पहचान बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर
प्रदेश के किसानों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सरकार अन्नदाता का ध्यान रखेगी तो निश्चित तौर पर ही देश में खुशहाली होगी। गर्व की बात है कि 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है भैया। पहले तो कांग्रेस के शासन में लाइट नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि 2600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने पर सीएम का सम्मान भी किया गया। अब मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में बिजली के स्थायी कनेक्शन मिल सकेंगे। यह योजना इसी साल से लागू होगी। इसके साथ ही खेतों में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए भी सरकार किसानों को 30 लाख सोलर पंप वितरित करेगी। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज भोपाल। सिटीज 2.0 एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाली एक प्रमुख पहल है। इस पर डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने फ्रांस की एएफडी के ट्रांसपोर्ट हेड से खास बातचीत की। स्मार्ट सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए भारत को कई जगह से मदद मिल रही है और उसमें से फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी एक है। और मेरे साथ है रजनीश आहूजा जो वहां पर अर्बन सेक्शन को हेड करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। रजनीश, किस तरह से देखते हैं खासतौर से इस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है ये वेस्ट मैनेजमेंट पे है और हम यहाँ पर सिटीज 2.0 की साइनिंग के लिए आए थे, जिसमें कि हमने क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि सबसे ऊपर वाले लेवल पे है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद यूएलबी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद एसपीवी यानी जो इस काम को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगा। इन चारों को लेकर चलना है, तब जाके काम होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई है और क्योंकि भारत सरकार ने लोन लिया है तो इस वजह से इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी भी बनता है जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। कितना लोन आपकी एजेंसी दे रही है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? टोटल 200 मिलियन यूरो का लोन है। अगर आप 1 मिलियन यूरो को मान के चलें तो मोटा मोटा 8.8 करोड़ के करीब गिना जाएगा। 100 मिलियन यूरो हमारी तरफ से, 100 मिलियन यूरो KfW जो कि जर्मन नाम है उनकी तरफ से, टोटल 1750 करोड़ रुपए हो गए। अब उसमें से 170 मिलियन यूरो जो है ये 18 सिटीज के पास है और 30 मिलियन यूरो जो है ये 21 स्टेट्स के पास है। इसमें हमने इंडिकेटर्स डिफाइन कर रखे हैं कि आपको एक लेवल पे पहुंचना है, उसके बाद ये लोन डिसबर्स किया जाएगा। 5 साल में डिसबर्स किया जाएगा और 15 साल का जो रिपेमेंट पीरियड है। इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से होगी? आपने कहा कि आपने एक टारगेट पैरामीटर सेट किए हैं। हर एक सिटी ने 4 या 5 सब प्रपोजल दिए हैं, वो सब प्रपोजल अभी मैच्योर हो रहे हैं, इसीलिए ये जो टाइम है ये मैच्योरेशन फेज का है। जून के एंड तक ये मैच्योरेशन फेज एंड हो जाना चाहिए, तब हमारे पास डीपीआर आ जाएंगी और शहरों को क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और हम अपनी तरफ से मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, जो एएफडी है या KfW है, हर 6 महीने बाद कुछ सिटीज को पकड़ते हैं, डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर जाना है और देखना है कि ग्राउंड पे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ भी शेयर करते हैं। हर 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार होगी जो ये देखेगी कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और जो टारगेट था वो किस तरह से अचीव किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ जयपुर से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। देश के खिलाड़ियों पर हम सब गर्व करते हैं। उनके बारे में की जाने वाली किसी भी बेतुकी बात को फैंस बर्दाश्त नहीं करते और अगर खिलाड़ी क्रिकेट से जुड़ा हो तो फिर ये विवाद और गहरा हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर टिप्पणी करने से विवाद खड़ा हो गया। शमा ने कहा कि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर मोटे हैं और उन्हें वजन कम करने की ज़रूरत है। इसको लेकर भाजपा के पलटवार के बाद कांग्रेस ने उनसे पोस्ट हटाने को कहा और पार्टी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाने की निंदा की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने रोहित को मोटा खिलाड़ी कहा है। शमा मोहम्मद ने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने रोहित की कप्तानी को भी बेअसर बताया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपनाते हुए इसे एक सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग बताया है। रोहित शर्मा एक सफल कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में भारत ने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। वो स्वयं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो स्वयं
लीडरशिप की सारी क्वालिटी है और T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं। इस प्रकार से BCCI अपने आप काम करती है ना, किसी की फिटनेस है क्या, ये निजी कमेंट करके खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का उन्होंने काम किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। रोहित शर्मा को लेकर शमा मोहम्मद द्वारा की गई टिप्पणी की BCCI ने भी आलोचना की। BCCI सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति की ओर से इस तरह की टिप्पणी आती है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने भी शमा मोहम्मद की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मैच फिटनेस को नहीं समझती हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है, तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं है कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि शमा मोहम्मद की टिप्पणी का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है और उन्हें भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विवाद को बढ़ता देख शमा मोहम्मद ने अपने पोस्ट को डिलीट कर सफाई देते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर एक सामान्य ट्वीट था। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मूल रूप से केरल के रहने वाली शमा मोहम्मद 2018 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, बाद में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया। शमा अपने बयान और पोस्ट के जरिए अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष में रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराने में सफलता पाई। अब भारत की नज़र सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने पर होगी। इस पर आप एक रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराने में सफलता पाई। अब भारत की नजर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने पर होगी। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 की करें तो भारतीय टीम बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, KL राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के कंधे पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम में हर्षित राणा की वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिनर के तौर पर नजर आएंगे। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लय में नजर नहीं आई है। टीम गेंदबाजी में सुधार के साथ उतरना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी लाइनअप है। टीम में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी खेल का रुख मोड़ सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में प्रदर्शन की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 151 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 57 मुकाबलों में भारत ने बाजी मारी है, जबकि 84 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं।
10 मुकाबले बेनतीजा रहे। ऐसे में वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि टीम इंडिया इस समय फॉर्म में है और भारत के पास 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। जाहिर है कि भारतीय टीम की नजर ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।